Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 18th May 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Model Prison Act 2023. And this topic is important from our syllabus GS Paper 2 Governance point of view. देखिए इस तरह के आर्टिकल चुनने के पीछे मेरा थॉट प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो एपीएससी का प्रीलिम्स का हमने पेपर देखा उसमें हमने देखा कि 2 महीने पहले, लगभग एग्ज़ाम के 2 महीने पहले के कई सारे क्वेश्चंस आए, जैसे टर्की में अर्थक्वेक एंड ऑल, नाटू एंड ऑल, ये सब आया था। यानी कि जब वो लोग पेपर बना रहे होते हैं उस वक्त का वो करंट अफेयर्स देखते हैं एक बार। तो इसी कारण से अभी जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की चीज़ें चल रही हैं वो मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है सीधा सीधा उस पर सवाल बना करके दे दें, बाकी तो हमारा काम है गेस करना, उस हिसाब से कोशिश करना, देखते हैं कितना लगता है। तो ये थॉट प्रोसेस का इस्तेमाल करके मैं ये मॉडल प्रिजन एक्ट वगैरह इस तरह के इशूज़ में कवर कर रहा हूँ। तो देखते हैं मॉडल प्रिजन एक्ट है क्या। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 प्रिपेयर किया है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। And this Model Prison Act will replace currently applicable 103-year-old Prison Act of 1894. मॉडल प्रिजन एक्ट बेसिकली बना करके अलग अलग स्टेट्स को दे दिया जाएगा ताकि बाकी स्टेट्स इसी लाइन पे अपने अपने प्रिजन को डेवलप कर पाएँ, स्ट्रक्चर कर पाएँ। तो भारत सरकार बहुत बार ऐसा करती है कि मॉडल लॉ बना करके दे देती है, मॉडल एग्रीकल्चर से रिलेटेड लॉ या पुलिस से रिलेटेड लॉ बना करके दे देती है रेस्पेक्टिव स्टेट्स को, ताकि स्टेट्स फिर उस हिसाब से अपने अपने स्टेट में उस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो इसी आइडिया से इंस्पायर होकर के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ प्रिपेयर्ड दिस मॉडल प्रिजन एक्ट ऑफ 2023। आपको देख के ही समझ आ रहा होगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक्ट कैसे बना सकती है, क्योंकि ये प्रॉपर वैसा एक्ट नहीं है जो पार्लियामेंट से पास होता है। इसको एक मॉडल लॉ की तरह बना करके, जैसे टीनेसी लॉ बनाया था कि लैंडलॉर्ड टीनेस के लिए के बीच में किस तरह का रिलेशन होगा, तो मॉडल टीनेसी लॉ बनाया था, वैसे ही मॉडल प्रिजन एक्ट बनाया है। मॉडल प्रिजन एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे देश में जो जेल्स हैं वहाँ पे बहुत सारे अंडर ट्रायल्स हैं, ओवर क्राउडिंग हो रखी है जेल के अंदर। ऑक्यूपेंसी लेवल इज़ अबाउट 139% हाइयर, यानी कि एक के जगह पे लगभग 2.5 लोग रह रहे हैं। दैट इज़ हाउ पुअर कंडीशन एंड जेल हैज़ बिकम अ प्लेस फॉर ensuring privilege ऑफ पावरफुल पीपल एंड प्लाइटफुल कंडीशन फॉर कॉमन पीपल। अगर कॉमन आदमी जेल चला जाता है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है, जबकि इट इज़ सर्विंग एज अ प्लेस ऑफ प्रिविलेज फॉर पावरफुल पीपल। मिसयूज ऑफ पैरोल हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर मॉडल प्रिजन एक्ट बनाया गया है ताकि ये सब प्रॉब्लम्स ना हों। हुआ क्या है, हाल फिलहाल में क्यों मॉडल प्रिजन एक्ट जल्दी जल्दी लाया गया है? 2 इवेंट हुए हैं तिहाड़ जेल में। दिल्ली का तिहाड़ जेल को इन जनरल काफ़ी सेफ माना जाता है, और वहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 अंडर ट्रायल हु वर लॉज्ड एट तिहाड़ जेल रिसेंटली एस्केप्ड। उसके अलावा एक हिस्ट्री सीटर, यानी हिस्ट्री सीटर का मतलब होता है क्रिमिनल, काफ़ी पुराना क्रिमिनल जिसके खिलाफ कई सारे केसेस हों। A history seater Tillu Tajpuria was stabbed to death allegedly by members of a rival gang inside तिहाड़ जेल। तो तिहाड़ जेल के अंदर ये 2 इवेंट हो सकते हैं। इसका मतलब है कि जेल के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी ख़राब है। आप कभी भी कुछ आंसर लिख रहे हो तो उसमें अगर आप करंट एग्जाम्पल कुछ सब्सटेंशिएट करने के लिए दे पाएँ तो आंसर अच्छा बन जाता है। तो जेल एडमिनिस्ट्रेशन को रिवैम्प करने की क्यों ज़रूरत है? बिकॉज ऑफ सच इवेंट्स दैट हैव हैपेंड recently in Tihar jail, and similar incidents have been already happening in other jails of India. Some of the salient features of new Model Prison Act. So this new Model Prison Act will focus on security. The provisions of security assessment, segregation of prisoners, individual sentence planning, grievance redressal etc. will be taken care of. Separate accommodation for women prisoner and transgenders. पहले विमेन प्रिजनर्स के लिए तो अलग सेपरेट एकोमोडेशन रहता ही था, लेकिन ट्रांसजेंडर्स के लिए ऐसी फैसिलिटी नहीं होती थी कई सारे जेल्स में, जिस कारण से ट्रांसजेंडर्स के अगेंस्ट सेक्सुअल वायलेंस के केसेस निकल करके आ रहे थे। मोर एंड मोर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी विल बी ब्रॉट इनसाइड द जेल प्रेमाइसेस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इशूज लाइक प्रिविलेज टू पावरफुल पीपल एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पीपल फ्रॉम कॉमन बैकग्राउंड।
देयर विल बी मोर प्रोविज़न ऑफ ओपन जेल। देखिए, जेल का मतलब ये नहीं होता है कि प्रिजनर्स को सज़ा देनी है, हरास करना है। जेल का सरल सा पर्पस होता है कि प्रिजनर्स को रिहैबिलिटेट करना है, इम्प्रूव करना है फॉर देयर ओवरऑल इंटरेक्शन विद सोसाइटी। जब तक वो समाज के लिए खतरा है तब तक उनको समाज से दूर रखा जाता है। तो जेल के अंदर ओपन एरिया ज़्यादा हो, वहाँ पढ़ने लिखने की फैसिलिटी ज़्यादा हो, तभी जा कर के पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अदरवाइज़ जेल में अच्छे खासे नॉर्मल लोग भी हार्ड एंड क्रिमिनल बन जाते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी, तो प्रोविजन ऑफ प्रोटेक्टिंग द सोसाइटी फ्रॉम क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ऑफ हार्ड एंड क्रिमिनल एंड हैबिचुअल ऑफेंडर्स, ऐसा भी किया जाएगा। हैबिचुअल ऑफेंडर्स पे स्पेशल नज़र रखी जाएगी, हार्ड एंड क्रिमिनल्स पे स्पेशल नज़र रखी जाएगी। लीगल एड प्रोवाइड किया जाएगा फॉर पीपल फ्रॉम पुअर बैकग्राउंड टू हैव पैरोल, फॉरलो एंड प्री मैच्योर रिलीज, राइट, ऑन गुड कंडक्ट। एंड स्किल डेवलपमेंट पे भी फोकस किया जाएगा ताकि ये लोग एक बार जब जेल से बाहर आएँ तो इन लोग इकोनॉमिक एब्जॉर्प्शन हो पाए इन लोगों का इन द सोसाइटी। कंक्लूजन में मॉडल प्रिजन एक्ट अगर आ गया तो ये सारी बातें लिख देना आप। कंक्लूजन में लिखना कि मॉडल प्रिजन एक्ट की क्यों ज़रूरत है। यू सी, रिफॉर्म इन प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन इज नीडेड इन ऑर्डर टू शिफ्ट द फोकस ऑफ इनकार्सरेशन। इनकार्सरेशन मतलब होता है जेल के अंदर किसी को कैद करना। तो शिफ्ट ऑफ फोकस ऑफ इनकार्सरेशन फ्रॉम रेट्रीब्यूटिव डेटरेंस टू रिफॉर्म एंड रिहैबिलिटेशन। ये 3 शब्द ध्यान देने वाली बात है। हमारे देश का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, यानी कि हमारे देश में जो लोगों को जेल भेजा जाता है, उसका मेन उद्देश्य रेट्रीब्यूशन या बदला लेना नहीं है कि अच्छा तुमने ये क्राइम किया है तो चलो तुम्हें जेल भेज देते हैं सज़ा देने के लिए। असल में मेन पर्पस इनकार्सरेशन का रेट्रीब्यूटिव डेटरेंस नहीं है, सज़ा देना नहीं है। मेन पर्पस है उनको रिफॉर्म करना, रिहैबिलिटेट करना, सुधारना। तो जेल का असल नाम होना चाहिए सुधार गृह। ये है मेन पर्पस इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर इनकार्सरेशन का। तो इसीलिए जब मेन पर्पस है रिफॉर्म एंड रिहैबिलिटेशन, तो फिर जेल एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होना चाहिए, वहाँ पे मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। सो क्राइम प्रिवेंशन के अलग अलग अप्रोचेज हैं साइकोलॉजी के हिसाब से। एक है डेटरेंस, लोगों को इतना डरा दो कि लोग क्राइम ना करें। दूसरा है जो क्रिमिनल्स हैं उनको रिहैबिलिटेट करो। तीसरा है जो क्रिमिनल्स क्राइम करें उनके खिलाफ उतनी ही सख्त कार्रवाई करो, रेट्रीब्यूशन इसको कहते हैं, बदला, एन आई फॉर एन आई। मर्डर किया है तो फांसी चढ़ा दो। चौथा होता है इनकैपेसिटेशन, मतलब जो क्रिमिनल है उसको इनकैपेसिटेट कर दो कि ताकि वो इस तरह के क्राइम ना कर पाए। फॉर एग्जांपल कुछ देशों में जो सेक्सुअल ऑफेंडर्स होते हैं उनके खिलाफ कास्ट्रेशन का भी प्रोविज़न है, बट दैट वुड बी वेरी इनह्यूमन। इनकैपेसिटेशन किस तरीके का वो सेक्सुअल ऑफेंस फ्यूचर में कर ही ना पाए, कास्ट्रेशन कर देते हैं, बट दैट वुड बी वेरी इनह्यूमन, राइट। इनकैपेसिटेशन के अलग भी तरीके हो सकते हैं, जेल में रखना ताकि वो इंसान जो है वो उसकी कैपेसिटी ही ना हो समाज से इंटरैक्ट करने की और वहाँ पे क्राइम करने की। बट इंडिया के अंदर जो क्राइम प्रिवेंशन का जो थॉट प्रोसेस है, या आप कह सकते हैं इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है, दैट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ रिहैबिलिटेशन। क्रिमिनल्स को जेल में रखा जाता है ताकि उनको सुधारा जा सके, और इसलिए हमें जेल एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एथिक्स पेपर में भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था कि कुछ क्रिमिनल्स को हमारे देश में फांसी देने का भी प्रोविज़न है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में। बट फांसी देने का प्रोविज़न इसीलिए है ताकि जिस तरह का वो क्राइम करते हैं उस केस में अगर ये साबित किया जा सके कि इनका रिहैबिलिटेशन इम्पॉसिबल है, इनको सुधारना नामुमकिन है, और अब इनको एलिमिनेट करना ही समाज के लिए ज़रूरी है, समाज के लिए अच्छा है, उस केस में फांसी देने का भी प्रावधान है हमारे देश में। अदरवाइज द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एम्स एट रिहैबिलिटेशन, बट इफ़ रिहैबिलिटेशन सीम्स टू बी इम्पॉसिबल फॉर समवन, if someone appears to be incorrigible, then in that case, in rarest of the rare cases, a person can be sentenced to death. The next article is about 3-parent baby, या mitochondrial replacement therapy. And this topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view, also important from our syllabus GS paper 4 ethics and integrity point of view. So mitochondria, ये mitochondrial replacement therapy क्या होता है उसको समझने के लिए पहले हमें समझना होगा माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे बॉडी सेल के अंदर एक इस तरीके का सब कॉम्पोनेंट होता है। दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग एनर्जी, आप इसको कह सकते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल फंक्शन। जैसे इलेक्ट्रिसिटी ना हो
तो घर में कोई काम नहीं हो सकता, बिना पावर के किसी जगह पे कोई काम नहीं हो सकता। वैसे ही सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में अगर कुछ डिफेक्ट आ जाए तो द सेम डिफेक्ट कैन बी पास्ड टू द किड्स और चिल्ड्रेन ऑफ दोज पीपल। द डिजीज दैट अराइजेस आउट ऑफ डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया is known as mitochondrial disease. When the mitochondria are impaired and do not produce sufficient energy, that affects organs function. अगर माइटोकॉन्ड्रिया इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस ना करे तो ये सेल के फंक्शन को डैमेज कर सकता है या इम्पैक्ट कर सकता है। अब कैसा होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी थोड़े बहुत डीएनए कंपोनेंट होते हैं। डीएनए कंपोनेंट मतलब जेनेटिक कंपोनेंट, जिससे इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है। जैसे मदर या फादर के जो भी ट्रेट्स हैं वो बच्चों में पास होते हैं थ्रू डीएनए। ठीक है, अभी डीएनए मेनली होता है क्रोमोजोम में, इस तरीके के क्रोमोजोम में, लेकिन थोड़ा बहुत डीएनए 0.0005% डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया से भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन बच्चों में पास होता है। ये मैं इतने इम्फेसाइज करके क्यों बता रहा हूँ कि थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए भी बच्चों में पास होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया, इससे हम ये साबित कर पा रहे हैं, वैसे मोस्ट ऑफ द डीएनए पासेस थ्रू क्रोमोजोम टू द नेक्स्ट जनरेशन, बट थोड़ा बहुत डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया से भी बच्चों में पास होता है, अबाउट 0.005%। इसका मतलब ये है कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया डिफेक्टिव है तो वो डिफेक्ट बच्चों में भी पास हो जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया की खासियत ये है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सिर्फ मदर से ही बच्चों में पास होती है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है वो सिर्फ मदर के ही माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए बच्चों में पास होता है। फादर का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बच्चों में पास नहीं होता है। तो अगर कहीं मदर का जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डिफेक्टिव है, मैं फिर बता दूं माइटोकॉन्ड्रिया क्या है जी, पावर हाउस है सेल का, और माइटोकॉन्ड्रिया का थोड़ा सा डीएनए बच्चों में जाता है। किसके माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए? मदर के माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए, ना कि फादर का। अभी माइटोकॉन्ड्रिया डिफेक्टिव है तो फिर उस केस में बच्चों के अंदर भी वो डिफेक्ट पास हो सकते हैं। तो इसी तरीके से इसी बीमारी से बचने के लिए, माइटोकॉन्ड्रियल डिफेक्ट से बचने के लिए एक ट्रीटमेंट लाया गया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग से डेवलप किया हुआ ट्रीटमेंट लाया गया है, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, MRT। MRT के अंदर क्या किया जाता है कि जो मदर है, मान लीजिए कि ये मदर का एग है जिसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो इम्पेयर्ड है या डिफेक्टेड है, तो मदर का जो एग है उसमें से न्यूक्लियस निकाल लिया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया को पीछे छोड़ दिया गया। ये दिस इज मदर्स एग, ओरिजिनल मदर्स एग, उसमें से न्यूक्लियस निकाल लिया गया जिसमें मेन डीएनए कंटेंट है और माइटोकॉन्ड्रिया छोड़ दिया गया। और ये न्यूक्लियस जिसमें मेन डीएनए है 99.5% तक, उसको डाल दिया गया किसी दूसरे डोनर मदर के एग के अंदर। तो बेसिकली दो लेडीज़ या दो विमेन के एग्स लिए गए, एक जो मदर है उसका न्यूक्लियस लिया गया और एक जो डोनर है उसके एग से न्यूक्लियस निकाल दिया गया, और न्यूक्लियस निकाल करके डाल दिया गया, जो मदर है उसका न्यूक्लियस निकाल करके डाल दिया गया डोनर मदर के एग में। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि न्यूक्लियस है ओरिजिनल मदर का, जबकि बाकी पूरा का पूरा जो एग है वो है डोनर मदर का। और इस डोनर मदर के एग में माइटोकॉन्ड्रिया जो है हेल्दी है, जबकि जो ओरिजिनल मदर थी उसका जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डिफेक्टिव था। तो यहाँ से न्यूक्लियस निकाल करके हमने जैसे ही डोनर मदर के अंदर डाला, यहाँ का न्यूक्लियस, डोनर मदर का न्यूक्लियस निकाल करके, ये जो पूरा का पूरा एग है ये पूरी तरह से हेल्दी हो गया, राइट। और इससे एक और फ़ायदा हो गया, जो ओरिजिनल मदर थी उसका 99.95% डीएनए आ गया, और फिर ये एग को लेकर के स्पर्म से, फादर के स्पर्म से फर्टाइल कर दिया गया, और फिर ये फर्टाइल्ड या आप कह सकते हैं फर्टिलाइज्ड एग को ओरिजिनल मदर के वूम्ब में प्लेस कर दिया गया। आई होप आई एम एबल टू मेक सेंस टू यू ऑल। जो मदर है उसका
जो एग है उसमें सब ठीक है, खाली माइटोकॉन्ड्रिया डिफेक्टिव है। तो न्यूक्लियस निकाल लिया हमने जो मेन डीएनए कंपोनेंट है, और डोनर मदर के एग में वो डाल दिया गया उसका न्यूक्लियस निकाल करके। तो इसका माइटोकॉन्ड्रिया भी हेल्दी था और न्यूक्लियस इसका निकाल करके और ओरिजिनल मदर का न्यूक्लियस डाल दिया गया, और इस तरीके से जो एग बना उसको फर्टाइल कर दिया गया विथ हेल्प ऑफ द स्पर्म ऑफ द फादर, और ये फिर जो फर्टिलाइज्ड एग है इसको पुट कर दिया गया इन द वूम ऑफ द मदर, ओरिजिनल मदर, राइट। तो इस तरह के जो बच्चे होंगे उनको कहा जाएगा 3 पेरेंट बेबी। इसमें ओरिजिनली तो पेरेंट्स, जो उसके 2 पेरेंट्स हैं उनका ही डीएनए लग रहा है, क्योंकि मेनली जो डीएनए होता है मदर साइड से भी वो आता है इस न्यूक्लियस से। मेनली जो डीएनए होता है मदर साइड से वो आता है इस न्यूक्लियस से। तो 99.8% तक जो डीएनए है वो तो मदर और फादर का ही रहता है, लेकिन थोड़ा सा डीएनए बिकॉज ऑफ द हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइडेड बाय द डोनर एग, थोड़ा सा डीएनए इस डोनर मदर का भी हो जाता है। इस कारण से इस तरह के बच्चे जो होंगे उनको कहा जाएगा 3 पेरेंट बेबी। न्यूज़ यही है कि यूके के अंदर द फर्स्ट बेबी क्रिएटेड विद डीएनए फ्रॉम 3 पीपल हैज़ बीन बोर्न आफ्टर डॉक्टर परफॉर्म्ड दिस आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलिटी प्रोसीजर। अभी ये जो 3 पेरेंट बेबी वाला कॉन्सेप्ट है या माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसका आपसे साइंस एंड टेक में भी सवाल पूछा जा सकता है। इससे रिलेटेड एथिक्स पेपर में भी सवाल पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी के एथिकल कंसर्न्स क्या क्या हैं। तो एक जो सबसे बड़ा एथिकल कंसर्न ये है कि इस पर्टिकुलर केस में जो डोनर वुमन है उसका एग को जानबूझ करके आप देखो उसमें ये प्रो न्यूक्लियाई ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि इसके न्यूक्लियस को निकाला और हेल्दी मदर के न्यूक्लियस को डाल दिया गया। जो हेल्दी मदर का जो एग था दैट हैज़ बीन लेफ्ट टू डाई डेलिबरेटली, दैट हैज़ बीन वन एथिकल कंसर्न। तो सम पीपल are opposed to this mitochondrial replacement therapy on religious and ethical grounds, because with pro-nuclear transfer technique which involves creating and then destroying fertilized egg in order to treat another embryo. So in this particular case this egg of original mother is left to die. That is one ethical concern. उसके अलावा द इशू ऑफ डिज़ाइनर बेबीज़। देखिए अब जब हम इतना सारा जेनेटिक इंजीनियरिंग कर लेंगे, इसका न्यूक्लियस निकाल करके इसमें डाल दिया, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, सो दैट अल्टीमेटली कैन लीड टू क्रिएशन ऑफ डिज़ाइनर बेबीज़। डिज़ाइनर बेबीज़ का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप ऐसे बच्चे बनाएं जिसकी जीन सिलेक्शन, डीएनए सिलेक्शन भी आप ही कर रहे हैं कि उसके अंदर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। यू आर टेम्परिंग विथ नेचर, यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ सुपर ह्यूमन टाइप ऑफ प्रोडक्ट। आपने देखी होगी मूवी विकी डोनर, उसमें वो कहता है वो अनु कपूर कि गाना गाएगा शाहरुख जैसा, डांस करेगा शाहरुख जैसा, क्रिकेट खेलेगा धोनी जैसा। तो ऐसा बनाना संभव है। आप अलग अलग लोगों के डीएनए ले आएँ, बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी के डीएनए ले आएँ और उसको एक जगह डाल दें, तो ऐसे बच्चे जो कहे जाएंगे वो कहे जाएंगे डिज़ाइनर बेबी। तो माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी एक तरीके का जेनेटिक इंजीनियरिंग है जिसमें जीन्स को, बच्चों के जीन्स को या डीएनए को ऑल्टर किया जा रहा है इन अ सेलेक्टिव फैशन। इस तरह के बच्चे होंगे डिज़ाइनर बेबी। कितनी उनकी हाइट होनी चाहिए, कैसा फिजिक होना चाहिए, सब कुछ आप पहले से डिसाइड कर सकते हैं। और डिज़ाइनर बेबीज़ को लेकर के एक मेजर एथिकल कंसर्न है। डिज़ाइनर बेबीज़ अगर ज़्यादा से ज़्यादा बनने लगे तो फिर गरीब और अमीर के बीच का जो अंतर है वो परमानेंट हो जाएगा। ह्यूमन हार्ड वर्क का, एफर्ट का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। जो अमीर परिवार के लोग होंगे वो पहले ही बेस्ट ऑफ द बेस्ट बच्चे बनवा लेंगे, जो खूब बढ़िया गाना गाता हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत पावरफुल हो। तो फिर जो गरीब परिवार के लोग हैं, जो नेचर के थ्रू, जो नेचुरल तरीके से जिनको ट्रेड्स मिले हैं, वो कभी भी अपनी मेहनत के बावजूद भी ऐसे लोगों से कम्पीट कर ही नहीं पाएंगे। स्पोर्ट्स का पूरा पर्पस डिफीट हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का पर्पस डिफीट हो जाएगा विथ डिज़ाइनर बेबीज़। हम और आप पढ़ते रह जाएंगे और जो अमीर परिवार के बच्चे हैं उनको इस तरह से डिज़ाइन कर दिया जाएगा कि सारी चीज़ें वो एक रात में पढ़ लें और जाकर के आईएएस में टॉप कर जाएं। सो डिज़ाइनर बेबीज़ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा एथिकल कंसर्न्स हैं। ये जो है वो नेचर के साथ टैम्परिंग है, ये फिर एक परमानेंट इनइक्वालिटी बना सकता है, ये ह्यूमन एफर्ट्स के सारे इंपॉर्टेंस को ख़त्म कर देगा। इट विल क्रिएट अ न्यू रेस दैट इज़ सुपर ह्यूमन्स।
उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी में फैमिली लीनिएज का भी क्वेश्चन है कि आखिर ये बच्चा किसके खानदान का माना जाएगा, राइट। इसमें से दोनों औरतों में से किसका माना जाएगा, ये फैमिली लीनिएज का भी कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा चौथा जो एथिकल कंसर्न है वो ये है कि माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थ्योरी को अभी पूरी तरीके से, थेरेपी को पूरी तरीके से इस्टेब्लिश नहीं किया जा सका है। माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एंटिटी है। माइटोकॉन्ड्रियाज आर नॉट कंप्लीटली अंडरस्टूड टिल नाउ। और माइटोकॉन्ड्रिया जब हम ठीक से नहीं समझे हैं, उस केस में माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी हम कर रहे हैं, तो दैट मे लीड टू मैनी मोर प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर टू द न्यूली बॉर्न किड्स through this process, and that is why mitochondrial replacement therapy has been banned in almost all the countries. In fact, UK became the first country in 2016 to legalize MRT. Then Australia became second. Countries like US and India, in such places this therapy is still not legal. इस टॉपिक के बेसिस पे यूपीएससी ने 2021 में ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन पूछा था। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मेंस में इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। अब मैं जानबूझ करके मेंस के भारी भरकम पूरे 3-4 पेजेस के आंसर लिखना छोड़ करके अब शॉर्ट में क्रिस्प आंसर्स में दे रहा हूँ, क्योंकि अब वक्त आ रहा है धीरे धीरे जब हमें रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान देना है, चीज़ों को ज़्यादा मगअप करने पे अब ध्यान देना है। तो जैसा कि मैंने कल भी आपको कहा था कि आज 18 तारीख है, मैक्सिमम 7 या 8 जून तक आप लोग न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉलो करोगे, उसके बाद आप न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉलो करना बंद कर दोगे। और अभी से भी अब फुल फ्लेजेड हम लोग बड़े बड़े आंसर्स रोज़ बताने के बजाय मैं आपको टू द पॉइंट्स बताना शुरू कर रहा हूँ, ताकि आप सीधा उसी वक्त रटो और छोड़ दो चीज़ों को, और इन सारी चीज़ों को रिवाइज़ कर लो 3-4 बार, ताकि एग्ज़ाम में आप इसको ऐसे सवाल पूछे गए तो आप आंसर दे पाओ। सवाल है, डिस्पाइट द ऑब्वियस बेनिफिट जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज़ बिन कॉल्ड अ डबल एज सॉर्ड। डिस्कस का सरल सा मतलब होता है हाईलाइट वेरियस एस्पेक्ट्स बाय गिविंग प्रॉपर एग्जांपल। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग रेफर्स टू सेट ऑफ टेक्निक बेस्ड ऑन बायोटेक्नोलॉजी using which genes of any organism can be altered. The editing of genes changes the characteristics of the organism and can be used to develop desirable trait in an organism. Generally, this is done by transferring gene producing desirable traits from one organism or genome to the other organism. इसके कई सारे टेक्निक्स हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के। एक होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जीन क्लोनिंग, क्रिस्पर CS9, जीन स्प्लाइसिंग। इसका एप्लीकेशन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में जैसे बीटी कॉटन वगैरह, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी में। इट ऑल्सो हेल्प्स इन मास प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स, फॉलिस्टीन दैट इज ट्रीटिंग इनफर्टिलिटी, ह्यूमन एल्ब्यूमिन। क्लोनिंग में भी कई सारे जानवरों की क्लोनिंग बनाई जाती है सो दैट दे कैन सर्वाइव और मिमिक ह्यूमन कंडीशंस। तो क्लोनिंग में भी, एनिमल्स की क्लोनिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। चैलेंजेस क्या हैं विथ जेनेटिक इंजीनियरिंग? जीएम क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को लेकर के एक कंसर्न है कि दे में लीड टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और यही कारण है कि जीएम क्रॉप्स को पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। आपको पीटी के टाइम में मैंने रटाया होगा, देयर इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, वो टाइम टू टाइम ही अप्रूवल देती है कई सारे क्रॉप्स को। कुछ दिनों पहले मैं फूड रिलेटेड आर्टिकल कराया था मैंने कि इंडिया के जो फूड रिलेटेड एक्सपोर्ट्स हैं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने आपको बताया था कि कॉटन में हम लोग पहले नेट एक्सपोर्टर से अब इंपोर्टर बन गए हैं, और इसके पीछे मुख्य कारण है कि एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होता है कॉटन का, HTBT कॉटन, उसका जो प्रोडक्शन है, कॉमर्शियल प्रोडक्शन, उसका अप्रूवल नहीं आ रहा है GEAC से, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी से। तो मुद्दा यही है, क्यों नहीं मिलता है अप्रूवल जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी से? क्योंकि जीएम क्रॉप्स को लेकर के अभी भी कई सारे कंसर्न्स हैं। मेजर कंसर्न इज दैट दे कैन लीड टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। उसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग इन ह्यूमन से क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं? डिजाइनर बेबीज़ का प्रॉब्लम हो सकता है। क्लोनिंग, अभी इंसानों का क्लोन बनाया जाने लगा। अभी ये सब तो खाली हम लोग सीरियल्स में देखते थे कि उसका क्लोन बना दिया, लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्लोन बनाया जा सकता है। दैट विल लीड टू मोर चांसेस ऑफ फ्रॉड एंड ऑल। मेडिसिन्स में साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग से ऐसा भी हो सकता है कि हम बनाना चाह रहे थे कुछ और बन जाए कुछ और। फॉर एग्जांपल डेंजरस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक कोरोना वायरस माइट बी क्रिएटेड। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। Thus, it is important to understand its potential by doing more research in this area as well as keep a strict watch on the developments in order to control its hazard. इस तरह का सिंपल सा कंक्लूजन लिख दीजिए।
The next article is challenges faced by aviation industry and this topic is important from our syllabus GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि करंट अफेयर्स के न्यूज़ से रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं। आई डोंट हैव एनी डायरेक्ट नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, बट हाँ ऐसे सवाल बनाए जाते हैं जब पेपर सेट हो रहा होता उस टाइम के करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो एक करंट न्यूज़ है कि गो फर्स्ट हैज़ अप्लाइड फॉर इंसॉल्वेंसी, यानी कि इसका दिवालिया निकल गया, अब गो फर्स्ट जो है वो बंद हो जाएगा। इट हैज़ अप्लाइड फॉर इंसॉल्वेंसी रिसेंटली and this has raised concern about health of Indian aviation industry which is already under a lot of stress due to pandemic। तो मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड सीधा सीधा क्वेश्चन ले लिया है rather than explaining things and then writing again that in answer format। हमने सीधा क्वेश्चन ले लिया है, एक जेनरिक सा क्वेश्चन ले लिया है, what are the challenges faced by aviation industry, also highlight actions taken by the government to support aviation sector। तो किसी डेटा से आप किसी आंसर का शुरुआत करते हैं तो दैट ऑलवेज लुक्स गुड। तो डेटा से शुरुआत करेंगे एविएशन इंडस्ट्री का। मार्च 2023 में देयर वेर अबाउट 13 मिलियन पैसेंजर्स डोमेस्टिक कैरियर में, विच वॉज 11% मोर देन द नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन मार्च 2019। इस डेटा की मदद से आप ये सब्सटेंशिएट करना चाह रहे हैं कि एविएशन इंडस्ट्री हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक एज फार एज द नंबर ऑफ पैसेंजर्स आर कंसर्न। तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स बिफोर पैंडेमिक हैज़ नाउ गॉन अप आफ्टर द पैंडेमिक। येट देयर आर मैनी चैलेंजेस फेस्ड बाई एविएशन इंडस्ट्री, लॉस ड्यूरिंग द पैंडेमिक। अभी नंबर ऑफ पैसेंजर्स तो पिकअप कर गए हैं, लेकिन जो पैंडेमिक के टाइम में लॉस हुआ उसका मेकअप कौन करेगा? ड्यूरिंग द पैंडेमिक द एविएशन सेक्टर इन आवर कंट्री हैज़ फेस्ड अबाउट 15,000 करोड़ लॉस। सेकेंड प्रॉब्लम विद द एविएशन इंडस्ट्री इज अनइवन मार्केट शेयर। लगभग 60% मार्केट शेयर बिलोंग्स टू इंडिगो एयरलाइंस। अब इस कारण से दिक्कत क्या होती है कि इंडिगो इतना बड़ा है कि वो बहुत सारा डिस्काउंट दे पाता है, सस्ते दामों पर सर्विस प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि इट वर्क्स और ऑपरेट्स एट ए लार्जर स्केल, जबकि बाकी सारे जो एयरलाइंस हैं उससे कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा मेजर प्रॉब्लम है एविएशन सेक्टर का हाई टैक्सेस ऑन एविएशन टर्बाइन फ्यूल। जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो लगता है फ्यूल एयरलाइंस को रन करने के लिए, दैट इज़ अबाउट 40 to 50% ऑफ देयर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। उसके अलावा ये जो फ्लाइट्स होते हैं, जो फ्लीट होते हैं कॉमर्शियल फ्लीट, इनको टाइम टू टाइम मेंटेन करना होता है, रिपेयर करना होता है, ओवरऑल करना होता है। तो इसके लिए सेंटर्स होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं MRO सेंटर, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल सेंटर। प्रॉब्लम क्या है कि इन फ्लाइट्स का जो MRO सेंटर है वो हमारे देश में बहुत कम है, तो नॉर्मली इनको फिर दुबई वगैरह में MRO में भेजा जाता है जहाँ पे बहुत खर्च आता है। उसके अलावा हमारे देश के जितने भी एयरलाइंस हैं, ज़्यादातर जो एयरलाइंस हैं उनका जो फ्लीट है, कॉमर्शियल फ्लीट है, वो लीज पे लिया हुआ है, भाड़े पे लिया हुआ है, इनका खुद का फ्लाइट है नहीं। एंड दैट इज़ हाउ द एयरलाइंस हैव टू पे एनुअल लीज रेंट इन एक्सेस ऑफ 10,000 करोड़ विच इज़ वेरी हाई। उसके अलावा डॉलर रुपी वॉलेटिलिटी इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम। स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर एविएशन सेक्टर। तो एविएशन सेक्टर को प्रमोट करने के लिए कई सारे स्टेप्स भी लिए हमारी सरकार ने। जैसे अगर हमारे देश में कोई मेंटेनेंस, रिपेयर या ओवरऑल सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है, MRO सर्विसेज, तो उस पर GST को सरकार ने 18% से घटा करके 5% कर दिया है। उड़ान स्कीम लेकर के आई है सरकार, ताकि जो अनकनेक्टेड एरियाज़ हैं, छोटे छोटे एरियाज़ हैं, वहाँ पे नए एयरक्राफ्ट कैरियर्स को, एयरलाइंस को मौका मिल सके उड़ान स्कीम के अंतर्गत, जिसका फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए PPP मोड में एयरपोर्ट्स वगैरह को, एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल गुवाहाटी एयरपोर्ट इज़ बीइंग डेवलप्ड एंड ऑपरेटेड बाय अदानी ग्रुप। उसके अलावा नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी एंड नेशनल सिविल एविएशन प्रोग्राम हैज़ बीन ब्रॉट विद अ गोल ऑफ मेकिंग इंडिया ए मेजर एविएशन मार्केट इन द वर्ल्ड। The next article is Bura Chapori Wildlife Sanctuary and this topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam topics point of view। तो हाल फिलहाल में बूरा चपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इविक्शन ड्राइव कराया गया। जो लोग भी इलीगल तरीके से यहाँ आसपास में सेटल्ड थे उनको वहाँ से इविक्ट कराया गया। दैट वाज द न्यूज़। बूरा चपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ कम इन न्यूज़। तो इससे रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं, क्या पता अगर सीधा सीधा आ गया तो हम कुछ तो मैनेज कर पाएँ, दैट इज़ द आइडिया। तो बूरा चपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी
is on the southern bank of Brahmaputra river in Sonitpur district of Assam. बात की जाए बुरा चपोरी और लखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. इनफैक्ट बुरा चपोरी एंड लखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर नेम वाइज डिफरेंट, बट इकोलॉजिकली एंड जोग्राफिकली दे आर सिंगुलर एंटिटी. इट बिकेम ए सेंचुरी इन 1995, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1995. अगर वेजिटेशन की बात की जाए तो यहाँ पे एलुवियल ग्रासलैंड्स हैं, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट्स हैं. एक खासियत है बुरा चपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की कि यहाँ पे फ्रेश वाटर मैंग्रोव ट्रीज़ मिलता है, फ्रेश वाटर मैंग्रोव ट्रीज़. फौनाज की बात की जाए तो दो इंपॉर्टेंट फौनाज हैं. वन हॉर्न राइनो तो मिलते ही मिलते हैं, राइट, क्योंकि काजीरंगा से बहुत ज़्यादा दूर है नहीं, तो वन हॉर्न राइनो तो मिलता ही है. उसके अलावा बंगाल फ्लोरिकन मिलता है बुरा चपोरी में, विच इज़ अ क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड. इस तरह का सवाल आ गया, मान लीजिए राइट है शॉर्ट नोट ऑन बुरा चपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. यही सारे फैक्ट्स लिख देना, कुछ डायग्राम वगैरह बना देना. जब भी इस तरह के सवाल है जिसमें आपको नॉलेज कम है तो डायग्राम्स ज़्यादा बनाइए, राइट. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पे सवाल दिया था, प्रिलिमिनरी असेसमेंट टू असेस द मेंटल एंड फिजिकल कैपेसिटी ऑफ ए जुवेनाइल अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट इज नॉट नेसेसरी इफ दे आर इन्वॉल्व्ड इन सीरियस क्राइम. तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सीरियस क्राइम में अगर वो इन्वॉल्व है तो सीरियस क्राइम का मतलब होता है 3 से 7 साल. उस केस में उसका मेंटल या फिजिकल असेसमेंट करने की ज़रूरत नहीं है. A preliminary assessment to assess mental and physical capacity of a juvenile under Juvenile Justice Act is not necessary if they are involved in a serious crime. This statement is true in fact. क्योंकि अगर हीनस क्राइम होता है, मैंने क्या बताया था, सीरियस क्राइम होता है 3 से 7 साल की सज़ा, हीनस क्राइम होता है 7 साल से ऊपर की सज़ा होती है, तब उसका मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी को इवैल्यूएट करने की कोशिश की जाती है. तो ये तो स्टेटमेंट सही लग रहा है, सीरियस क्राइम में इन्वॉल्व है तो दैट इज़ नॉट necessary. That is true. A juvenile who is treated as an adult, if found guilty, can get life imprisonment. This statement is correct. So both statements appears to be true. Correct answer should be C. Compensatory afforestation, foreign management and planning authority exist both at national and state level. True. People participation is mandatory in compensatory afforestation. That is not true. And project सद्भावना जनता भवन में फाइल्स को क्लियर करने के लिए, ऑप्शन सी. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.